इंचार्ज के लिए ठीक आहे. तू निघतो का? चाल, अटेंडन्स घेऊन जातो. मागच्या वीक मध्ये तेजस, मागच्या वीक मध्ये सांगितलं होतं तुमच्याकडे मेल किंवा ऍक्सेस आलाय का बघा. मी रोज मॅन्युअली ऍड करणार नाहीये. ऑफिस मध्ये विचारून घ्या, अदरवाइज ऍड नाही होणार. आम्हाला सांग, ऑनलाईन मध्ये जे आपल्याकडे स्टुडंटची फीस नाही किंवा नसतील त्यांचे ऍक्सेस काढून घ्यायला सांग. आणि फीस चेक करायला सांगशील. Hello, beta. Good morning to all of you. Today we are starting the most dangerous topic of the entire syllabus. Even in your CA class, there is a possibility you will understand this topic fast, but in 12th class, whatever the problems board has selected, there are few problems which are really difficult, which require a logic. क्यों ये टॉपिक डिफिकल्ट है, इसका क्या बेस है, सब पे हम लोग एंड देन विल स्टार्ट. ओके, हाँ किया बेटा. चलो, शैल वी स्टार्ट द क्लास. चलिए बेटा, हमने जिस दिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखा था 11th में, उस दिन आपको ये बताया गया था कि अकाउंटेंसी करते समय ये यही काम होता है. मेरे पास पता नहीं कौन है ये. श्रावणी, मी मागच्या वीक मध्ये सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी मॅन्युअली ऍड करणार नाही. तुम्हाला जर मेल आला नसेल तर ऑफिस मध्ये कॉन्टॅक्ट करा. टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. माझे दर 2-3 मिनिट फक्त तुम्हाला ऍड करायला जातात. मी उद्यापासून मॅन्युअली ऍड करणार नाही. तुम्हाला मेल ऑलरेडी आलेला असेल, ऑफिस मधून फोन ऑलरेडी आलेला असेल. चलो, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है कि अकाउंटेंसी के दो मेथड में से एक मेथड है एक्रूअल सिस्टम वाली, that is used by manufacturer, trader, retailer or the person who is dealing in goods. एंड सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है दैट इज यूज्ड बाय जनरली अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर और एनजीओ. एनजीओ इज व्हाट? नॉन government organization, but they are doing a work like a government, means they are doing a work of social cause. So when the purpose of the organization is not to get profit, the purpose is to give services to the society, it is called as not for profit organization. उसको एनजीओ बोलते हैं या एनपीओ बोलते हैं. तो एनपीओ जो होती है ना, उनके पास as the purpose is not a profit,
as there is no accounting which is like a future based credit system वगैरह कुछ होता नहीं है. They generally provide services, never sold or buy goods. Very rarely they sold or buy goods. So in that case, there is no need to prepare trading account in the final account. और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस नहीं है, इसलिए वो लोग एक्रूअल सिस्टम नहीं फॉलो करते. तो वो लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? तो दे फॉलो कैश सिस्टम. सर अभी कैश सिस्टम का मतलब क्या है? जब कैश आई तब ट्रांजैक्शन पकड़ो, विषय खत्म. द ट्रांजैक्शन is only recorded if there is a actual cash received or paid. Promise based transactions are not recorded. यानी क्या? समझो, मेरी एक एनजीओ है, आप मेरे ऑफिस में आए, आपको संस्था का काम बहुत अच्छा लगा और आपने बोला कि मैं 1 लाख रुपए आपको डोनेशन दूंगा. कब दोगे? नेक्स्ट मंथ में. और आपने पूरा प्रॉमिस किया, सब किया, एकदम प्रॉपरली बोला, तो आई एम नॉट गोइंग टू पास एंट्री टुडे. Even if your promise is written, your promise is all type of सगळ्या तुम्हाला जेवढ्या ओथ शपथा घेता येतात सगळ्या घेतल्यात. बट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट एज ऑन टुडे बिकॉज वी फॉलो कैश सिस्टम. अभी 1 महीना हो गया, आप आए, फिर आपने 1 लाख की जगह आपका मूड हुआ 5 लाख दे दिए. सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि 4 लाख प्रॉफिट हो गया ज्यादा. आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 5 लाख. 1 महीने बाद आप आए, आपने 1 लाख की जगह 10,000 दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड 90,000 डूब गए. आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली 10,000. 1 महीना बाद आप आए ही नहीं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा बैड डेट्स हो गए. बोलने का मतलब ये है बेटा कि जितने जब आप आओगे, जब पैसा दोगे तब एंट्री होगी, न उसके पहले न उसके बाद. दिस इज कॉल्ड कैश सिस्टम. सेम विद द पेमेंट. समझो मेरे यहाँ पे एनजीओ में स्टाफ काम करता है, उनका सैलरी है. साल भर स्टाफ ने काम किया, मैंने सैलरी दिया ही नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट. मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि कैश का कुछ हुआ ही नहीं. बट मैंने उनको सैलरी पेड कर दी, कितने भी महीने की होगी, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना, तो उसकी एंट्री करूंगा. सो द बेस फॉर मेकिंग एंट्री इज नॉट द हैपनिंग द ऑपरेशन और ट्रांजैक्शन. द बेस इज अ कैश. पैसा आया तो एंट्री करो, पैसा गया तो एंट्री करो. दिस इज कॉल्ड कैश सिस्टम. वो बाद में देखेंगे, इस साल का है, पिछले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, वो अलग बात है. लेकिन एंट्री का जो बेस है वो क्या रहेगा बेटा? कैश. अगेन आई वांट टू क्लियर दैट कैश डज नॉट वांट टू से ओनली कैश. बैंक, जीपे, फोन पे, व्हाटएवर, क्रेडिट कॉइन, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कंसिडर्ड. ठीक है. अब बेटा जब इनका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको बात करना जरूरी है. हमने अभी पिछले साल का एंड किया था प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट का. पिछले लेक्चर में हमने एंड किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का. पर अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, तो इनके फाइनल अकाउंट में सबसे बड़ा चेंज होता है. जनरली फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्या था बेटा आपका हमेशा? ये अभी ये क्वेश्चन में ये क्या दिया है, ये टेबल क्या था? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के हर आइटम को एक एक इफेक्ट देके हमने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया, राइट? तो सिमिलरली बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट के केस में जब आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, तो आपका बेस होता है कैश बुक. क्या होता है बेटा? कैश बुक. तो आपके हर प्रॉब्लम में आपको क्या दी जाएगी बेटा? कैश बुक. देखिए अभी एक एग्जांपल, ये कैश बुक ही है, खाली नाम क्या दिया है जरा पढ़ो इसको. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. कैश बुक म्हणजे काय बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. क्यों सर? अरे कैश कम्स इन यानी रिसीट, कैश गोज आउट यानी पेमेंट. तो बेटा पहला चेंज नॉर्मल फाइनल अकाउंट और इस फाइनल अकाउंट का क्या है? देखो, द फर्स्ट चेंज इज हियर वी प्रिपेयर कैश बुक इंस्टेड ऑफ व्हाट बेटा? ट्रायल बैलेंस. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? पहला चेंज समझा? तो सर फिर ट्रायल बैलेंस का जो रूल था, एवरी आइटम ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है. दूसरा नंबर 2, हम फाइनल अकाउंट का पहला स्टेटमेंट कौन सा बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता. क्यों नहीं होता ट्रेडिंग अकाउंट? कोई बताएगा? मैंने बता दिया ऑलरेडी. देयर इज नो सेल परचेस ऑफ गुड्स. नहीं ना सर, कोई कोई एनजीओ करती है तो वो भी नहीं बनाती, करती है तो भी अलाउड नहीं है बनाना.
उसको इनकम एक्सपेंडिचर में ही काउंट करते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर मेन एक्टिविटी इज नॉट टू सेल परचेज गुड्स, सेल परचेस एक्टिविटी हो गई तो ट्रेडिंग कंसर्न हो गई, प्रॉफिट कमाना आ गया, सो इट इज देयर मेन पर्पज इज टू गिव सर्विसेज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी एंड अकाउंट भी नहीं होता पर होता है। हाँ, तो पी एंड एल अकाउंट की जगह क्या बनता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंस। सेम लॉजिक, प्रॉफिट के जगह वर्ड क्या आ गया, इनकम, लॉस के जगह क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। एंड द लास्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो है बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो हमारे नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसा 11th में आपका प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट था तो ओनर का कैपिटल होता था, अभी आप 12th में आ गए तो पार्टनर्स का कैपिटल था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैपिटल नहीं होता है बेटा, जो पिछले साल से बचे हुए फंड्स होते हैं जो कैपिटलाइज करने के लिए दिए जाते हैं वही कैपिटल फंड होता है, ठीक है। जनरली ये कैपिटल फंड आपके प्रॉब्लम में देते हैं, नहीं देते तो ढूंढ के निकालना होता है बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको अगर याद होगा 11th में एक टॉपिक था सिंगल एंट्री, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी लिखते थे एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल, तो यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जैसे फाइनल अकाउंट में आपका जो आंसर आता था, डेबिट में अगर बैलेंस आया तो हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, क्रेडिट में आया तो नेट लॉस, तो यहाँ पे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड छोटा है, सो इट इज कॉल्ड सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सरप्लस। ऐसे मत लिखना है, मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप के जमाने में सरप्लस नहीं है, सर ऑलरेडी बहुत प्लस है, सो दिस इज सरप्लस, ठीक है। और अगर बेटा उल्टा हो गया, क्योंकि ये 2 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रहा हूं मैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर खर्चा ज्यादा है ओवर इनकम, तो इसको क्या बोलते हैं, सर माइनस। क्या बोलते हैं इसको, सर माइनस, गधे कहीं के नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, डेफिसिट। डेफिशिएंसी नहीं, सिर्फ डेफिसिट। क्या बोलोगे बेटा, डेफिसिट। डेफिशिएंसी बिल ऑफ एक्सचेंज में वर्ड आता है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बेटा, डेफिसिट। तो सरप्लस और डेफिसिट। सिमिलरली बेटा सरप्लस क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, और डेफिसिट क्या होगा, माइनस। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो लेट आया उसके लिए तालियां बजाना है। हाँ, दिवाळीत उशिराचा फटाका असतो। हाँ, सेम, अच्छा, ओके ओके, चलो अभी सुनिए बेटा। अब नोटबुक लाइए क्या सब, लिखो, बहुत बढ़िया काम करना है अभी अपने को। होमवर्क भी था क्या, 7 था, अच्छा एनपी कितना है उसका, 4964। ऑनलाइन वाले अपना तो कुछ लेना देना ही नहीं। महेश कसा चालू है अभ्यास बेटा, चलो रेडी पब्लिक, चलो लिखिए बेटा। चला इकडे लक्ष दे, राइट। अभी ये जो, अच्छा भैया एक काम करो, बुकलेट में भी मैंने 4 पेजेस ब्लैंक दिए क्या, देखो तो वहीं पे लिख लो डायरेक्ट, दिए क्या देखो, है शायद थे, रहना तो चाहिए, है। पेज नंबर बताओ बाकी वाला, 78 है, चलो लिखो, आईएमपी पॉइंट्स, आईएमपी पॉइंट्स। क्या मैसेज डाला रे बाबा, ओके बेटा कोई प्रॉब्लम, चलो लिखो बेटा, लिखिए सब लोग। while solving while solving not for profit concern,
while solving not for profit concern. Meaning of following concepts. Meaning of following concepts are very important. Meaning of following concepts are very important. Number one, number one, लिखो बेटा first. Capital receipt. Number one, capital receipt. Any receipt, any receipt which is non-recurring, non-recurring, that is, that is not repetitive, not repetitive, is called capital receipt, is called capital receipt. It is, it is either recorded, it is either recorded at closing balance sheet liability side, closing balance sheet liability side, or or deducted from, or deducted from closing balance sheet asset side, deducted from closing balance sheet asset side. लिखा बेटा सबने? आगे लिखिए. एग्जाम्पल उसी में एग्जाम्पल लिखो. डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कॉमा लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, कॉमा एंट्रेंस फीस, कॉमा लेगेसी, LEGACY, लेगेसी लिखा बेटा, कॉमा एंडोमेंट फंड, ENDOWMENT, एंडोमेंट फंड, सबका मीनिंग बताऊंगा. ENDOWMENT, एंडोमेंट फंड लिखा बेटा. उसके बाद लिखो उसी में सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, एटसेट्रा एटसेट्रा लिख दिया बेटा. नेक्स्ट लिखो बेटा. नेक्स्ट लिखो. नंबर 2, रेवेन्यू रिसीट. नंबर 2 लिखो बेटा, रेवेन्यू रिसीट, REVENUE, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट लिखिए. A receipt which is recurring in the nature, recurring in the nature, the receipt which is recurring in the nature is called, is called revenue receipt,
Recurring means repeated. Recurring means repeated. Recurring means repeated. Lilat, example, example, subscription, subscription, लिखा, then subscription, comma, sale of old newspaper oblique scrap, sale of old newspaper oblique scrap, लिखा बेटा, आगे लिखो, लिखा क्या सबने? Subscription, sale of old newspaper or scrap, comma, comma, interest received, interest received, लिखा है, then term fees received, term fees received, term fees received, sundry receipt, sundry receipt, comma, general donation, general donation, लिखा सबने? नंबर 3 लिखो बेटा, ये आपको किसी भी बुक पे नहीं मिलेगा, ये अगर अच्छे से समझ गए आज का लेक्चर तो 12 में से 6 मार्क फिक्स। नंबर 3, नंबर 3, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट, लिखिए बेटा, कैपिटल पेमेंट्स डैश पेमेंट्स, पेमेंट्स which are नॉन रिकरिंग इन द नेचर, यानी जो कभी कभी होते हैं, नॉन रिकरिंग इन द नेचर, रिकरिंग यानी बार बार, नॉन रिकरिंग यानी कभी तो जिसका रिपीटेशन नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला आप गधे हो, दैट इज रिकरिंग इन द नेचर। आप स्मार्ट हो, नॉन रिकरिंग इन द नेचर। सभी सबको मानना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा बेटा आपने? रिकरिंग इन द नेचर is called capital payment, is called capital payment. Example, 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 purchase of fixed asset, purchase of fixed asset, investment in fixed deposit, investment in fixed deposit, etc. फिक्स डिपॉजिट, अच्छा एटसेट्रा हम नहीं लिखते, और एक लिख दो बेटा, और एक लिखो, एक्सपेंसेस फॉर प्राइस फंड, expenses for price fund, expenses for price fund, price PRIZE, price fund, प्राइज कसं बोलू मी, प्राइजे, प्राइस थोड़ी बोला मैंने, प्राइज जेडी, प्राइस फंड, ठीक आहे। आम्ही मराठी मीडियमचे आहोत ना रे, आम्हाला तसंच उच्चार जम, चला तुमच्यासारखे कॉन्व्हेंट मध्ये नाही शिकलो आम्ही। चला नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 लिखो बेटा, नंबर 4,
रेव्हेन्यू पेमेंट. रेव्हेन्यू पेमेंट. स्वतःच आठवण करा, पहिल्या दिवशी 11वीत डेप्टोर वाचला होता. कुठे हुशार आहे? नंबर 4 जॉर्नल पण वाचला होता. जॉर्नल. बेडगे एक होतं लेडगेर. लेडगेर लेडगेर. चला. नंबर 4. काय जण कळतच नाही काय चालू. नंबर 4 रेव्हेन्यू पेमेंट. रेव्हेन्यू पेमेंट. रेव्हेन्यू पेमेंट. Payments which are recurring in the nature, recurring in the nature is called. आपला ऑफिसचा स्टाफ खाली बसलाय कसं ओळखायचं? मी आता जस्ट मोबाईल चुकीने ऑन केला. प्रसाद सर लाईक करतात फेसबुकवर मला. इज कॉल्ड. क्या लिखा आपने? Payments which are recurring in the nature is called revenue payment. Example: salary, rent, telephone bill, general expenses, etc. etc. ठीक है ना? अभी लिखो उसके नीचे मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स. मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स. मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स. लिखा बेटा? एक के नीचे एक लिखो. और अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बाद में नहीं बताऊंगा तो समझ के लो. नंबर 1, membership subscription. Membership subscription. It is an annual payment. It is an annual payment made by every member of NPO म्हणजे not for profit organization every year. every year. every year. आता काय आहे समजून घ्या बेटा. अभी समझो हमने डिसाइड किया कि इस साल से हम गणपति बिठाएंगे क्लास में, और आप बोले सर बहुत अच्छा विचार है, गणपति मंडल का नाम भी दे दिया अपन ने, नापासांसा गणपति बोल के. और फिर मैं बोला आप सब लोग इसके मेंबर बन जाओ, और अपने को गणपति बिठाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा आने वाला है. हर एक ने 1000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन देने का, और ये हर साल देना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. वर्गणी, मेंबरशिप फीस याला काय म्हणतात? सब्सक्रिप्शन. तो अब मेरे एंगल से सोचिए, समझो मैं ये एनजीओ चला रहा हूं, तो ये मुझे हर साल मिलेगा कि नहीं बेटा? हाँ या ना, बोलो ना. सो इट्स अ रेवेन्यू रिसिट. ये कौन सी रिसिट है? रेवेन्यू. समझ में आ गया? सब्सक्रिप्शन इज ओके. चलो सेकंड. नंबर 2, एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस. इट इज. अच्छा, वो अभी जो सब्सक्रिप्शन लिखा ना, उसके ब्रैकेट में सिर्फ आर लिख दो. आरआर बोल के लिखो. आरआर. आरआर स्टैंड फॉर राजस्थान रॉयल्स. क्या? रेवेन्यू रिसिट. रेवेन्यू रिसिट. ठीक है. नंबर 2, हर्ष पांचट. नंबर 2 लिखे बेटा. एंट्रेंस फीस. इट इज एन अमाउंट. इट इज एन अमाउंट paid by paid by paid by NPO members. NPO members to the organization at the time of joining.
at the time of joining. ठीक है, अभी एंट्रेंस फीस के ब्रैकेट में लिखो बेटा RR/CR, RR/CR। क्या मुसीबत है समझ के लो। रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है, कैपिटल रिसीट भी, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। लेकिन पहले समझ के लो है क्या मुसीबत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टँड। समजा बेटा तुम्हाला सगळ्यांना आपला गणपती मंडळ जॉईन करायचा आहे। ते म्हटलं सर हर साल 1000 रुपया तो बहुत इजी है हमारे लिए। मतलब वो 1000 तो ठीक है भैया, पर ज्वाइनिंग का अलग फीस है। टू बिकमिंग मेंबर देर इज अ डिफरेंट फीस। वो कितना है सर? वो 5000 है। आप एकदम डर गए, ये हर साल देने का? मतलब हर साल नहीं, सिर्फ पहली बार। मेंबर बनने का फीस 5000 और हर साल के गणपति का फीस 1000। तो जो हर साल के गणपति का फीस दे रहे हो वो सब्सक्रिप्शन, पर मेंबरशिप का, मेंबर बनने का फीस आप हर बार दोगे क्या बेटा? कभी तो दोगे। तो कभी तो दोगे यानी कैपिटल। बोल तो जो नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं होगा, और जो वन टाइम बोल तो लाइफ में एक ही बार देने वाले, इसलिए वो कैपिटल। और सब्सक्रिप्शन बार बार दोगे इसलिए वो रेवेन्यू। लेकिन सर फिर यहाँ पे आंसर ऐसे क्यों लिखा आपने? इसका मैंने इसका आंसर क्या लिखना चाहिए था? नहीं नहीं, लिखना क्या चाहिए था? CR लिखना चाहिए। CR म्हणजे कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एक ही बार आती है। पर मैंने ऑब्लिक RR भी डाल दिया। व्हाट इज द रीजन? आई टेल यू। समझो बेटा क्या होता होगा मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में, हर साल कोई ना कोई नए मेंबर आते ही है। तो उस केस में मैं इसको कैपिटल भी समझ सकता और रेवेन्यू भी समझ सकता। या और एक पॉसिबिलिटी है डेप्थ में जाके सिखाऊं तो, कि मैं ये जो 5000 रुपए ले रहा हूं आपके एंट्रेंस फीस के, इसको भी मैं ऑर्गेनाइजेशन को ओवर द 5 years 10 years में यूज करने वाला हूं। तो ये डिवाइड हो गई लाइक अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उस केस में आपके प्रॉब्लम में क्या करते हैं बेटा, एंट्रेंस फीस के बारे में हमेशा एडजस्टमेंट देंगे कि इट इज कैपिटल रिसिट, तो उसको भेज दो कैपिटल समझ के। इट इज रेवेन्यू रिसिट, तो उसको रेवेन्यू समझ के इफेक्ट दे दो। कुछ भी नहीं दिया तो जनरली इट्स अ कैपिटल। पर अगर 99.99% दे मेंशन कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू, अच्छा लॉजिकल सोचो ना बेटा, एंट्रेंस फीस बार बार आएगी क्या एक बार आएगी? तो ये कैपिटल होनी चाहिए। पर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको रेवेन्यू भी ट्रीट करती है, तो रेवेन्यू ट्रीट करती है तो रेवेन्यू में भेजो। कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल ट्रीट करते तो कैपिटल, और कोई ट्रांजैक्शन बीच में क्या रास्ता निकालती है, यानी कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू। समझो 10 लाख आई है, दे सेड 40% कैपिटल, तो 4 लाख कैपिटल, 6 लाख रेवेन्यू। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पक्के से समझा है सबको? नेक्स्ट नंबर 3, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस लिखो ब्रैकेट में CR/RR, CR/RR, ब्रैकेट क्लोज। Some members of NPO, some members of NPO paid subscription, paid subscription at a time, at a time for entire life, for entire life. It is called, it is called लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, या लाइफ टाइम क्या नाम दिया था अपने उसको? लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप। लिखा है ना? आगे लिखो लाइफ मेंबरशिप। लिखा सबने? अभी आगे लिखिए। हमने लिख दिया ना CR/RR क्या है। अभी देखो बेटा, मैंने आप सबको अपने गणपति मंडल का मेंबर बना दिया और आपको बोला कि 1000 रुपए आपको हर साल देने हैं। ये समझो मल्टी मिलेनियर है, इसको बहुत गुस्सा आया। हे काय चिल्लर चिल्लर 1000 रुपये मागतायत, सांगा ना आयुष्यभराचे किती पाहिजे, आत्ताच घ्यायचं, परत परत नाही यायचं मागा। मतलब ठीक है भाई, बड़ा आदमी है, 25,000 दे दे एक बार का। तो इसने 25,000 एक साथ दे दिए। इसके उस 25,000 को एक साथ मिला है, तो अब ये बाद में देगा क्या? तो लॉजिकली वो कौन सी रिसीट है? कैपिटल, जो एक ही बार मिलेगी। पर अगर आपके प्रॉब्लम में बोला है कि उसका कुछ पार्ट रेवेन्यू में ले लो, कुछ पार्ट कैपिटल, तो हम डिवाइड करेंगे। बट इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट,
लॉजिक यूज करो, ये बार बार मिलेगी या एक ही बार मिलेगी? सो इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है बेटा? पक्का? सॉरी, कैपिटल रिसीट, कैपिटल। नेक्स्ट लिखो बेटा, नंबर 4, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन ऑब्लिक एंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक डोनेशन ऑब्लिक एंडोमेंट फंड, ENDOWMENT, एंडोमेंट फंड डैश। लिखिए बेटा, when any donation is received, when any donation is received by NPO for specific purpose, for specific purpose, it is called, it is called specific donation. It's a capital receipt, it's a capital receipt। और एक लिख लो, फिर दोनों का फर्क समझ जाएगा बेटा। नंबर 6 ना, 5, जनरल डोनेशन। When donation is received without any purpose, when donation is received without any purpose, it is called revenue receipt. Sorry, it is called general donation। जनरल डोनेशन ब्रैकेट में लिख दो रेवेन्यू रिसीट, जनरल डोनेशन रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बेटा? अभी ध्यान दो, हमने अपना गणपति मंडल की गणेश जी की स्थापना कर दी और उसके सामने दान पेटी रख दी। हर कोई स्टूडेंट आ रहा है, उसमें कोई 11 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए चढ़ा रहा है। सो दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन, सो दैट इज रिपीटेटिव इन द नेचर, सो दैट इज रेवेन्यू, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। पर क्या हो गया, मैं उस पेटी के बाजू में बैठ गया एक रिसिट बुक लेके और सबको बोल रहा हूँ, भैया अपन है ना अपना ये गणपति का अभी है ना ये नॉर्मल पंडाल नहीं, एक परमानेंट मंदिर बांधने वाले, और उस मंदिर के लिए 50 लाख खर्चा आने वाला है, प्लीज आप सब लोग डोनेट करो। तो आप लोग उस गुल्लक में जितना डालना है डाल, अलग से कोई 11,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, दैट इज द डोनेशन फॉर स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक पर्पज। तो इसको कौन सी रिसिट बोलते हैं? कैपिटल रिसिट और स्पेसिफिक डोनेशन। क्योंकि वो मैं बार आ गया, पता चला मंदिर का होता फिर और एक नया शुरू हो गया, पता है, और एक ऐसा नहीं होगा, दैट इज वंस इन द लाइफ टाइम। तो वो कौन सी रिसिट है बेटा? कैपिटल। दोनों डोनेशन का फर्क समझा? आप बगलू शेठ गणपति ट्रस्ट मंदिर के वहां पे गए, सामने भगवान की दान पेटी है, उसमें पैसा डाल रहे हो, दैट इज जनरल डोनेशन। पर वहां पे उन्होंने बोला कि अपनी एक स्कूल बन रही है, 10 करोड़ खर्चा आ रहा है, आपने 1 लाख का चेक दे दिया, दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिट, जनरल डोनेशन इज रेवेन्यू रिसिट। हैव यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लिखो बेटा, नंबर नेक्स्ट, लीगसी या लेगसी जो भी समझ में आता है, LEGACY, लीगसी, लीगसी। लिखा बेटा, when any amount received by NPO for specific purpose, for specific purpose after the death of a donor, after the death of the donor, it is called legacy, it is called legacy। It's a capital receipt, it's a capital receipt, it's a capital receipt। लिखा बेटा आपने? क्या है समझ के लो अच्छे से एकदम। एक एक्स नाम का व्यक्ति है जिसके पास भ्रमसाट पैसा है, 10 एक करोड़ उसके अकाउंट में पड़ा है, उसको कैंसर हो गया।
अब उसकी वो लास्ट स्टेज में है और उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, जो है वो सारे मतलबी है। फिर आप उसके एकदम क्लोज फ्रेंड हो, उसने आपको बुलाया, भाई एक काम करना, मैं विल बना रहा हूं और उस विल के अनुसार मेरे डेथ के बाद ये 10 करोड़ रुपया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। समझो हमारी एक संस्था है, निरंजन सेवा भावी संस्था को दे देना, और उस संस्था को बोलना कि ये पैसा तुम सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा उसने बिल बना दिया और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अब वो 10 करोड़ रुपए एज पर विल निरंजन सेवाभावी संस्था को मिल गए। तो निरंजन सेवाभावी संस्था के लिए ये बार बार होगा या कभी तो होगा बेटा? कभी तो। दिस इज कॉल्ड एज विच रिसिट बेटा? कैपिटल रिसिट। तो कैपिटल रिसिट है ये समझ में आया? तो लीगेसी जो होती है, इन बहुत से हम बोलते हैं ना, इस इंसान की ये लीगेसी है, अमिताभ बच्चन की लीगेसी है। लीगेसी यानी आपके नाम के लिए आप जो पैसा देते हो। बहुत से जगह पे देखो, मंदिर वंदिर में ऐसे भवन को नाम दिया जाता है उस व्यक्ति का, ये भवन वो नाम से देते हैं ना। या फिर आप कभी तिरुपति गए हो तो वहां के हर कमरे को एक एक का नाम दिया हुआ है, आपके दादाजी का वगैरह, क्योंकि वहां पे आपने डोनेशन दिया है उनकी याद में। सो दैट इज यू आर कंटिन्यूइंग देयर लीगेसी। बोल तो आप उनके नाम के लिए जो पैसा देते हो उस पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं लीगेसी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो ये बार बार दोगे या कभी तो दोगे बेटा? कभी तो दोगे, राइट? चलो नेक्स्ट लिखो। डोनेशन हो गया, लीगेसी, सब्सक्रिप्शन। चलो नेक्स्ट लिखो। सेल ऑफ फिक्स असेट, ये लास्ट आइटम है बेटा। सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट लिखा। व्हेन एनी फिक्स असेट, व्हेन एनी फिक्स असेट like furniture, like furniture is sold, is sold, it is called, it is called capital receipt. It is called capital. Acha, it sale of fixed asset and it is called capital. It is a capital receipt. It's a capital receipt. लिखा बेटा? अभी है ना, मैं जो चीज बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, या उसमें लिख लो पहले। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सच सेल, profit or loss on such sale is a revenue, is a revenue। रिसीट वगैरह मत लिखो, is a revenue इतना ही लिखो। सुनो, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक 10,000 का फर्नीचर था, मैंने उसको 10,000 में सेल कर दिया। तो फर्नीचर मैं बार बार बेचूंगा या कभी तो बेचूंगा बेटा? कल संडे था, घर पे कोई नहीं था, आपको पैसों की जरूरत थी, टीवी बेच दी घर की, रोज बेचोगे? कभी तो बेचोगे। सो इट इज विच रिसीट? लक्ष्य ध्यान नहीं, कैपिटल रिसीट। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, उस टीवी का मार्केट वैल्यू था 10,000, या बुक वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 था आफ्टर डिप्रिसिएशन। आपके प्रॉब्लम में दिया है बुक वैल्यू इज 10,000, पर आपको इतनी जरूरत थी कि आपने उसको 7,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 7। तो एसेट तो 10 का कम हुआ, पर इसको बेचते वक्त आपको लॉस हुआ 3,000। तो दैट लॉस इज अ रेवेन्यू, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। वैसा वर्षा भी हो सकता है बेटा। 10,000 का टीवी आप में स्किल बहुत अच्छी थी, 12 में बेच दिया, तो 2,000 प्रॉफिट हो गया, दैट इज ऑल्सो योर रेवेन्यू। ठीक है। पर एसेट कम होना, ये एक्टिविटी बार बार होती है कभी तो होती है? सो इट इज विच रिसिट बेटा? कैपिटल रिसिट। डन बेटा? अब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा सब लोग। फॉलोइंग अकाउंट्स ऑब्लिक स्टेटमेंट, फॉलोइंग अकाउंट ऑब्लिक स्टेटमेंट is prepared, following account। क्या हुआ बेटा? मैंने पढ़ा नहीं, मैसेज देखता हूं।
एक ही मिनट। वाइसा वर्सा यानी क्या? अपोजिट बेटा, अपोजिट। अपोजिट यानी प्रॉफिट का अपोजिट शब्द लॉस। तो अगर 10,000 की चीज 12 में बेची, प्रॉफिट होगा, वो इनकम है। 10,000 की 7,000 में बेची तो 3,000, दैट इज लॉस। ठीक है, लिखो बेटा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्लिक अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर अंडर एनपीओ फाइनल अकाउंट, एनपीओ फाइनल अकाउंट। नंबर 1 लिखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। नंबर 1 लिखना बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पे लिखना ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट डैश। It is prepared if if any of the following condition, sorry, any of the, if following condition, any of the following, if following conditions not satisfied, following conditions, following conditions not satisfied। ए लिखो बेटा, ए ए ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन। ए लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन। बी लिखो, बी लिखो, ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन इन एडजस्टमेंट। ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन इन एडजस्टमेंट। लिखा? 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। इफ गिवन ईयर, if given year is first year of organization, first year of organization, first year of organization। वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहली कंडीशन, इफ ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन। सेकंड, if opening capital fund given in the adjustment। Third, if given year is the first year of the organization, if given year is the first year of the organization। बेटा अल्टीमेटली हमको इस टॉपिक में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? तो कोई भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल लगता है आपको पिछले साल का। तो वो कैपिटल अगर आपके प्रॉब्लम में अवेलेबल नहीं है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी आइटम एसेट में रहेंगे वो एसेट में लिखने का, लाइबिलिटी में रहेंगे उतने लाइबिलिटी में लिखने का, और 5,000 एसेट साइड बड़ी आएगी, लाइबिलिटी साइड छोटी आएगी। उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। फिर से बता रहा हूं, ये देखिए आपको प्रॉब्लम में समझो 1 अप्रैल के एसेट लाइबिलिटी दे दिए, ये आपने ओपनिंग बैलेंस शीट नाम दे दिया। समझो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, फर्नीचर 1 लाख है, कैश 1 लाख है। ऐसे आपके एसेट हो गए 5। और लाइबिलिटी में कुछ तो डोनेशन फंड नाम की लाइबिलिटी दी है, समझो 2 लाख, खत्म। अब आपको आंसर निकालना है, तो 3 लाख आया कि नहीं बेटा? दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल फंड। ये निकाल के इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भेजते हैं, क्योंकि कैपिटल पता नहीं होता है। पर ये कब नहीं करना चाहिए, ये बनाना तो पड़ेगा, पर कब नहीं बनाना है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंडीशन 1, अगर ये क्वेश्चन में ही दिया है तो बनाओगे क्या? लॉजिकल है ना? अरे हमारा पर्पस क्या है? कैपिटल निकालना। पर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, तो फिर खुद बनाओगे क्या? है वो कॉपी पेस्ट करने के मार्क मिलते हैं क्या? कुछ नहीं। नंबर 2, सेकंड कंडीशन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी पर इसको बनाने का पर्पस क्या है?
ओपनिंग कैपिटल फंड ना, पर ओपनिंग कैपिटल फंड अगर आपके एडजस्टमेंट में दे दिया है कहीं पे तो भी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया। और तीसरा, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल फंड हो ही ना, यानी क्या, अगर यही साल पहला है तो क्योंकि पिछले साल के कैपिटल को इस साल का ओपनिंग बोलते हैं, अगर मेरे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का यही पहला साल है तो ओपनिंग कैपिटल आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस साल से वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है। तो यही पहला साल है तो पिछले साल का कुछ रहेगा क्या? तो ये तीन केसेस में कभी भी ओपनिंग कैपिटल फंड की बनाने की, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? सगळ्यांना झेपतोय बेटा? आता एक एग्जाम्पल सांगतो बघा बेटा, इकडे बघा सगळ्यांनी, किसी को कुछ लिखना नहीं है, खाली बोर्ड पे देखिए। ऑनलाइन वाले आपको भी दिख रहा है क्या? देखिए अभी अभी ये प्रॉब्लम दिख रहा है। इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में कहीं पे ओपनिंग कैपिटल फंड के बारे में बोला है क्या बेटा? नहीं। इस प्रॉब्लम में ऐसे लग रहा है कि ये पहला साल है। सर कैसा पहचानते हैं पहला साल? पूछने का, भाई तुझं पहिलंच वर्ष आहे का? टू बैलेंस लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ना, तो ओपनिंग फर्स्ट ईयर नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल का बैलेंस होता है, ऐसा देखते हैं, राइट? तो वो भी नहीं है, राइट? और ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं दी है, तो बताओ इस प्रॉब्लम में बनाओगे या नहीं बनाओ? अरे ठहरने मेरे भाई, 2 मिनट, मुझे सब पता है, मैं घर पे पढ़ाई करके आता हूँ। 2 ही मिनट रुक जाए, 2 ही मिनट रुक जाए। तो मुझे बताओ कि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे या नहीं बनाओगे? नहीं। अरे कंडीशन कहाँ पूरी हो रही ना? ना ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ना ये प्रॉब्लम का फर्स्ट ईयर है, ना क्या कि आपको एडजस्टमेंट में ओपनिंग कैपिटल तो बनाना पड़ेगा नहीं। हाँ, पर इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन, अब बोल बोल, बोला इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, सिर्फ इसलिए नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीट प्रॉब्लम होता तो बनाते या नहीं बनाते? बनाते, समझो? अच्छा, अभी और एक एग्जांपल देखो, ये देखिए, अभी देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में, इसमें कैपिटल फंड लास्ट लाइन में दिया है कि नहीं? देखो, दिख रहा है लास्ट लाइन में। सेकंड प्रॉब्लम देखो, आपका कैपिटल फंड दिख रहा है कि नहीं? देखो लास्ट लाइन पे दिख रहा है सबको? अच्छा ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दिख रहा है अब? अच्छा नहीं दिखते, हाँ बोल रहे थे क्या अंतर क्या है? अभी दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है, बोल तो बनाने की जरूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, नंबर 3 देखो। अभी नंबर 3 में देखो बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया है, दिया है क्या? सुन के लो पहले प्रॉपरली, फिर उसके बाद बेटा ऊपर भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है कहीं पे भी। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पढ़ो, टू कैश इंट्रोड्यूस। बोलते ये प्रॉब्लम का पहला साल है, ये पहला साल है, तो यही कैपिटल रहेगा, राइट? आगे नहीं समझा सर? और देख लो, अभी देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में नीचे कैपिटल फंड है कि नहीं? देखो जरा कहीं पे, देखते हैं, हम पढ़ते हैं। अरे देखना दो ना मेरे भाई। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल फंड दिया नहीं है, राइट? कैपिटल फंड दिया नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, पहला साल में, तो अब इस प्रॉब्लम में बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना बेटा? ना ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी है, क्लियर है? अरे बोलो ना। अरे किसी को दिख रही क्या दो दो टेबल? एक ही टेबल है ना रिसिप्ट पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट कहीं पे दिख रही क्या क्वेश्चन में? नहीं। पहली कंडीशन कट हो गई। दूसरी, एडजस्टमेंट में कहीं पे ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या बेटा? देख लो, कोई भी पढ़ लो, नहीं है। तीसरा, ये पहला साल तो है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल की मालूमात दी है, तो अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सर वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट दी है नहीं, अभी ये देखो इस प्रॉब्लम में दिख रही क्या ओपनिंग बैलेंस शीट? अब ये इन्होंने खुद दी है तो बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। समझे अब पक्के से? तो बेटा इन शॉर्ट, 12th के लेवल को तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही 12 मार्क का आता है। पर कब बनाते हैं? अगर ये तीन में से एक चीज ना हो तो। उन्होंने खुद ने ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी तो मत बनाओ, उन्होंने खुद ने ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया तो मत बनाओ, अगर पहला साल है तो ओपनिंग कैपिटल तो भी मत बनाओ। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ओके, नंबर 2 लिखो। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। income and expenditure account, income and expenditure account, it is similar to profit and loss account, it is similar to profit and loss account, it is similar to profit and loss account, P&L account similar to permanent. Debit balance is called as, बोलो जी,
Debit balance is called as देवा मारो मुझे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही बैच से अपेक्षा होती है हमेशा आप तो भी करेक्ट उत्तर दो। डेफिसिट बेटा, डेफिसिट। डेबिट बॅलन्स इज कॉल्ड एज डेफिसिट. अरे राजांनो, डेबिटची टोटल मोठी आली, क्रेडिटला उत्तर आला, त्याला अकाउंट मध्ये डेबिट बॅलन्स म्हणतात. सो डेबिट बॅलन्स इज कॉल्ड एज डेफिसिट and credit balance is called as surplus. And credit balance is called as surplus. आगे भी लिख लो बाबा, कोई टेंशन मत लो. At debit side, लिखो कंटिन्यू. At debit side, we record all revenue expenses. All revenue expenses all revenue expenses of current year of current year of current year. Whereas credit side, credit side, we record all revenue income, all revenue income, income revenue होती है वैसे भी, all revenue income of current year. तो इसके डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट में क्या होती है, इनकम. खाली एक ही रूल होता है, नेवर रिकॉर्ड लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर. ठीक है. लास्ट लिख दो बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट. ये कल अगर मैं 5 मिनट लेट आया तो उसके लिए. क्लोजिंग बैलेंस शीट डैश लिखो. इट मस्ट टैली, इट मस्ट टैली. सही में तो ही लिखना है. ये टैली हुई तो ही प्रॉब्लम बराबर, नहीं तो अक्टूबर. चल, इट मस्ट टैली डन. अब है ना, बुकलेट में लिख रहे हो तो प्लीज बुकलेट लाओ रोज. नोटबुक में लिख रहे हो तो नोटबुक से बुकलेट में. विकला करे बुकलेट. चल, कल मिलते हैं बेटा. एब्सेंट रहना याद से. हाँ, बहुत अच्छा जाएगा टॉपिक. मर जाओगे तुम तो भी नहीं आएगा.